सिलेबस आप लोगों को पता है या सिलेबस भेजना है आप लोगों को? सिलेबस है आप लोगों के पास अपना? हम भेज देना। ठीक है बेटा, मैं सिलेबस आप लोगों को भेज दूंगी आप लोगों की। लेकिन ज्यादातर जो अभी टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस में, उसमें से स्टार्टिंग के टॉपिक्स आप लोगों के क्लास 11-12 के ही है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट लिमिट, सम ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सम ऑफ लिमिट। ये दोनों टॉपिक तो पूरे के पूरे हमारे क्लास 11-12 के हैं, लेकिन फिर भी अभी सिलेबस में है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वैसे सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सम ऑफ लिमिट लिखा है, लेकिन उससे पहले हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है पता है आप लोगों को? इंटीग्रेशन अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कि डिफाइन इंटीग्रेशन, तो क्या होता है इंटीग्रेशन? आप लोगों की सिंपल सी डेफिनेशन आप क्या दोगे? आप लोगों से कभी कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? सबमिशन। ठीक है, समेशन भी आपका सही आंसर है। कोई और? इंटीग्रेशन समेशन होता है, सही है। और बताओ। ये सिंपल हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन होती है हमारी इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे इंटीग्रेशन का जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है डिफरेंशिएशन, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और हम अगर एट ए पॉइंट वाई एक्स हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, बेटा वाई एक्स नहीं, पॉइंट एक्स वाई होगा, जहाँ एक्स हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर कोई पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पे अगर हम डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स एट ए पॉइंट पी डिनोट करता है कर्व के स्लोप को एट ए पॉइंट पी। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास में जैसे डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन हम रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे रेट ऑफ चेंज हम जो फिजिकल उसका जो एप्लीकेशन होता है, हम ये सारी चीजें डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो वैसे इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सारी चीजें पढ़ी हुई, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक हम सरफेस इंटीग्रल लगाते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं, तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया, वॉल्यूम और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो है पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कितने टाइप के होते हैं। इंटीग्रेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। मेरी अंडरस्टैंड दिख जा रही है लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं। बेटा आप लोगों को जब तक क्लास में कुछ पूछना ना हो, आप लोग खुद को म्यूट रखा करो। पूछना होता है तो यहाँ देखो ये आप लोग, अब मुझे यहाँ से म्यूट। ठीक है, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास में सपोज हम इंटीग्रेशन करते हैं, कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इन अगर सिंपल इंटीग्रेशन निकालें तो सपोज अगर जो एफ एक्स है, एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो फाई एक्स आ रहा है, फाई एक्स। और अगर हम इसके साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं तो ये होता है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कांस्टेंट सी है ये तो हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनिट नहीं है इसकी वैल्यू। इस केस में अगर हम एफ एक्स प्लस सी लिख रहे हैं, इट मीन्स
इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज नॉट डेफिनेट, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन इसी इंटीग्रेशन में अगर हम लोअर लिमिट फिक्स कर लें a एंड अपर लिमिट फिक्स कर लें b, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं dx, तो ये हमारा हो जाता है, बेटा इंटीग्रेशन तो सेम आएगा यहाँ पर भी कि 5x प्लस सी इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं। हमारी लोअर लिमिट सपोज a है, यहाँ पे गिवन है, और अपर लिमिट b, ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारी फाई ऑफ b प्लस सी माइनस लोअर लिमिट है फाई ऑफ a माइनस सी। तो जो खुद जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली आंसर आ रहा है वो है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आप लोग ये डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते होगे, आप लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखते होगे, क्योंकि क्यों नहीं लिखते हैं, आप लोग को रीजन समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो सी हमने अगर लिखे हैं बी हम, तो सी और सी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हम जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है उसमें डायरेक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा बस इसलिए कि आप लोगों को पता चले कि, क्योंकि अदरवाइज इंटीग्रेशन तो 5x प्लस सी है ना इनडेफिनेट के केस में, डेफिनेट के केस में भी वही रहता है, लेकिन वो सी और सी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारे पास में आंसर आता है। आप लोग मेरे साथ साथ में आप लोग भी नोट्स बनाना बेटा, जैसे आप लोग क्लास में नोट्स बनाते हैं वैसे ही आप लोग भी मेरे साथ साथ में नोट्स बनाना। ठीक है, तो अब ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ पहले। ये एग्जाम में, जब ये एग्जाम में आएगी भी, आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन आएगा कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसका आप लोगों को स्टेटमेंट याद रखना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम होती है हमारी कैलकुलस की, इफ fx is any integrable function, is any integrable function if fx is any integrable function and phi x is its primitive, phi x is its, चलो आप लोगों को अगर प्रिमिटिव ये सारी चीजों से अगर कंफ्यूजन होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को लिखा रही हूँ, and phi x is a differentiable function, and phi x is a differentiable function and phi x is a differentiable function such that phi x is a differentiable function such that जो ये phi x है, इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इट मींस इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो fx है। जो ये phi x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें fx मिलता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास में देन इंटीग्रेशन fx dx, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी phi x
प्लस सी, बस एग्जाम में आपको इतना लिखना है। अब देखो इसको ऐसे नहीं है कि आपको रटने की जरूरत है, आपने सिंपली लिखना है कि इफ एफ एक्स इज एनी इंटीग्रेबल फंक्शन एंड फाई एक्स इज एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन, फाई एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इट मींस इट कैन बी डिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो फाई एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन हमारे पास में इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है दिस। मैं इसका सिंपल सा प्रूफ बता देती हूँ आप लोगों को ताकि याद रहे, वैसे एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आएगा आपका। देखो हमने कैसे क्या सपोज किया हुआ है, हमारे पास में जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू फाइव डैश एक्स है, ठीक है, दिस इक्वल टू फाइव डैश एक्स है। तो फाइव डैश एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डी डी एक्स ऑफ फाइव एक्स, एक ही बात है ना, उसको हम फाइव डैश एक्स लिखें या पूरा उसको एक्सप्लेन करके लिखें। तो देखो हो क्या रहा है, डिफरेंशिएशन घटाने का काम करता है, इंटीग्रेशन बढ़ाने का काम करता है। तो जो ये फाइव एक्स फंक्शन है इसको पहले आप घटा रहे हो फिर बढ़ा रहे हो, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा ना वो घटेगा ना बढ़ेगा, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। आप उसको घटा भी रहे हो पहले फिर बढ़ा दे रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब फाइव एक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया फाइव एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है सी। तो हमारे पास में डायरेक्ट ये प्रूफ हो गया, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सी। और यही वाली थ्योरम अगर आप लोग डेफिनेट के केस में लिखोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में, तो उस केस में हम लिख देंगे इंटीग्रेशन जो एफ एक्स डी एक्स होता है, देखो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइव एक्स आ रही है, तो फाइव एक्स में आप अपर लिमिट रखोगे तो फाइव ऑफ बी आएगा, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बस प्रूफ याद रखने के लिए बताया है, एग्जाम में आपने लिखना है देन दिस इक्वल टू दिस होता है, और अगर डेफिनेट के केस में अगर आपने लिखना है तो ये होता है, ठीक है। ये होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। ये भी आप लोगों ने सारी पढ़ी हुई है, आप लोगों ने ही बतानी है मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी, अगर हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इट मींस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हमारे पास में होगी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इट्स सेम एज, अगर इसमें हम वेरिएबल को चेंज कर लें, ए टू बी अगर जो वेरिएबल एक्स है उसको वेरिएबल टी से चेंज कर लें तो दोनों की वैल्यू आपस में सेम होती है, ठीक है। अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो दिस इंटीग्रेशन इज सेम एज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। एफ टी डी टी हो या वेरिएबल एक्स को आप वाई से चेंज करो, जेड से चेंज करो, वट एवर एनी वेरिएबल से आप लोग चेंज करो, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ जो भी वेरिएबल आप ले रहे हो, ठीक है। वाई ले रहे हो तो एफ ऑफ वाई डी वाई आ जाएगा। अगर एग्जाम में सपोज इसका प्रूफ आ जाता है, वैसे इसके एग्जाम आएंगे प्रूफ नहीं आएंगे, ट्रिवियल बहुत ही इतने सिंपल से आंसर नहीं आते हैं। अगर आप लोगों को सपोज आ भी जाएगा तो इसको प्रूफ आपने कैसे करना है, हम सपोज करते हैं इसमें एक्स को हम टी सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी, एंड वेन एक्स इक्वल टू ए टी इक्वल्स टू बी ए आ जाएगा, एंड वेन एक्स इक्वल्स टू बी टी इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज इस लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए टू बी। देखो यहाँ पे ये x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी ये होता है ना इसका मीनिंग, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो अब ये x इक्वल टू ए से ये t इक्वल टू ए में चेंज कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। t इक्वल टू ए टू t इक्वल्स टू बी, और f ऑफ x, देखो x को हम t रख रहे हैं तो f ऑफ x हो गया f ऑफ t एंड dx हो गया dt, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया। वैसे ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आएंगे, नहीं आप लोगों को पता होने चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी हो क्यों, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी है
इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर a और b के बीच का कोई पॉइंट c ले लेते हैं, fx dx प्लस अरे जो को अटेंडेंस का लोगन संभाल लीजा, हमारे तो छू पहली बटी है, तुमको तो उसका पढ़ा कर पे यार। बेटा आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? आप लोग को बातें करनी होती है तो क्लास पहले तो ज्वाइन ही मत किया करो, फिर क्लास में ऐसे डिस्टर्बेंस मत किया करो। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कभी हमारे पास में इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx, ठीक है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास में 0 भी आती है। 0 कब आती है? अगर किसी बच्चे को याद है तो आप लोग बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगी। और इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a fx dx आती है। ये दोनों चीजें डिपेंड करती है fx के नीचे पर, fx के इवन या ऑड होने पे। ये भी हिंट मैंने दी थी। अब बताओ कि ऑड होने पे कब क्या आता है और इवन होने पे क्या आता है? ऑड पे 0, इवन पे 2, 0 to a fx dx। वेरी गुड बेटा। तो 0 आता है व्हेन fx इज ऑड, व्हेन fx इज अ ऑड फंक्शन, when fx is a odd function, and इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a fx dx आती है when fx is a even function, when fx is a even function। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ, 0 to a fx dx, 0 to a fx dx इक्वल टू होता है हमारे पास में 0 to a, बेटा ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा यूज होती है, f of a minus x dx। जो प्रॉपर्टी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये काफी यूज होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx dx। इसकी भी दो वैल्यूज होती हैं। आप लोगों को याद आ रहा होगा, क्लास 12th में आपने सब पढ़ा हुआ है। इसकी वैल्यू 0 भी होती है और 2 टाइम्स 0 to a fx dx भी होती है। लेकिन यहाँ पे इवन ऑड का केस नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, 0 वैल्यू कब होती है? व्हेन f of 2a minus x इक्वल टू f of x होता है, और इसकी वैल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये होती है व्हेन f of 2a minus x इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो उस टाइम पे 2 टाइम्स हो जाती है, और जब विथ नेगेटिव के इक्वल होता है तो तब 0 हो जाती है। ठीक है, इसका प्रूफ अगर आप लोग ट्राई करना कैसे करके आप लोग इसको प्रूफ करोगे। मैं 5th के लिए हिंट दे रही हूँ। हिंट इस प्रूफ 5th के लिए इसलिए हिंट दे रही हूँ क्योंकि अगर आपको प्रूफ होगा तो प्रॉपर्टी याद करने में आसान होता है। देखो, अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन की वैल्यू चल रही थी 0 to 2a fx dx, 0 to 2a fx dx, तो इसको अगर हम ब्रेक कर दें 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx, a to 2a fx dx। एक काम कर लेते हैं, इस वाले पेज पे एक चीज मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे वैसे मैंने बोला था, बस लिखा नहीं है। जो ये b होता है ये a और b के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हमारे पास में हमने जो ये a लिया हुआ है, देखो 0 और 2a के बीच में से हमें पता है कि जो a है 0 और 2a के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, सेपरेट करके। तो अब देखो हम क्या प्रॉपर्टी लगा लेते हैं इसमें। ये है हमारे पास में 0 to a fx dx
बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, ma'am, you are Yes, audible. ma'am. ओके ओके बेटा, ठीक है। तो अब ये सेकेंड इंटीग्रेशन पे एक मैंने वैसे हाँ एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई है, अगर लास्ट पेज पे स्पेस है तो मैं उस प्रॉपर्टी को पहले लिख देती हूँ। चलो इसके बाद लिख लेंगे उसको। हाँ यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 6 प्रॉपर्टी यहाँ लिख दे रही हूँ उसको। अब हमारे पास में इंटीग्रेशन a to b fx dx, तो ये वैल्यू हमारे पास में हो जाती है a to b f of a plus b minus x, a plus b minus x dx। वैसे देखा जाए जो प्रॉपर्टी 4 है वो इसी का की कोरोलरी होती है, क्योंकि अगर इसमें आप यही प्रॉपर्टी लगा लो इंटीग्रेशन a प्लस बी यानी कि 0 प्लस a हो जाएगा a माइनस एक्स। देखा जाए 4th एंड 6 सेम है, जो 6 प्रॉपर्टी है 6 से ही 4 निकल के आती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें जो सेकेंड इंटीग्रेशन है, सेकेंड इंटीग्रेशन में एक काम कर लेते हैं, वो a to 2a हमारा जा रहा है ना, और हमें f of 2a माइनस एक्स इस टाइप से लेके आना होता है, लेकिन इसको मैंने 0 बनाना है। तो एक काम कर लेते हैं, जो सेकेंड इंटीग्रेशन है उसमें x की जगह पे अगर हम एक दूसरा वेरिएबल सपोज कर लें 2a माइनस टी, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज कर लें लेट x इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि dx क्या आ जाएगा। dx आ जाएगा 2a का इंटीग्रेशन 0, t का इंटीग्रेशन माइनस dt, ठीक है। और लोअर लिमिट है व्हेन x इक्वल टू a, t क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से निकाल के बताओ। व्हेन x इक्वल टू a, t की वैल्यू क्या आएगी, x को यहाँ पे आप a रखोगे, t है हमारा, तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, a तो आएगी। और जब देख लेना कैलकुलेशन अगर कुछ मिस्टेक हो रही होगी तो आप लोग बता देना मुझे। एंड व्हेन x इक्वल टू 2a, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास में आ गया, ये तो लिमिट x में चल रही थी, ठीक है। अब लिमिट को हम t में चेंज कर रहे हैं, तो t इक्वल टू x इक्वल टू a पे t इक्वल टू भी a आ रहा है, एंड x इक्वल टू 2a पे t इक्वल टू 0 आ रहा है। और f ऑफ x, x की जगह पे हमने सपोज किया है 2a माइनस टी, और dx हमारा आया है माइनस dt, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसके आगे लिख लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, 0 टू a fx dx, माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हमारे पास में आ रहा है t वेरीज फ्रॉम a टू 0 f ऑफ 2a माइनस टी इंटू dt। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन में तो अभी भी कोई चेंज नहीं है, 0 टू a fx dx। सेकेंड इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर हम वेरिएबल को t से x में चेंज करें या x से t में चेंज करें, y में चेंज करें, इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा पहले हाँ एक और प्रॉपर्टी रह गई है, अगर किसी को वो प्रॉपर्टी याद है तो आप लोग बता सकते हैं। चलो इस प्रॉपर्टी उसको भी मैं इसके बाद बताऊंगी, अभी आप लोग मुझे हाँ उस प्रॉपर्टी को, लेकिन जरूरत तो इसमें पड़ती है, तो उस प्रॉपर्टी को मैं आप लोग पहले बता देती हूँ। वो प्रॉपर्टी वैसे मैंने आप लोगों को सेकंड नंबर पे ही बतानी चाहिए थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, मैं यहीं लिख दे रही हूँ उस प्रॉपर्टी को। हमारे पास में सेकंड प्रॉपर्टी होती है a टू b fx dx इक्वल टू, अगर लिमिट को हम इंटरचेंज कर दें, अब अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें एंड लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, तो इंटीग्रेशन के साइन में इंटीग्रेशन हमारा विद नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगी ये प्रॉपर्टी, ये छूट गई थी तो इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन a टू 0 वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको वेरी करा लेते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, तो एक नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लिमिट को चेंज कर देते हैं, 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी इंटू डी टी। अब मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि t को मैं अब x में कन्वर्ट कर रही हूँ अगेन, ठीक है। फर्स्ट वाली लिमिट तो x वेरीज फ्रॉम 0 टू a चल रही है, x वेरीज फ्रॉम 0 टू a fx dx। अब जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है उसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेते हैं, t को हम x से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये लिमिट भी हमारी x वेरीज फ्रॉम 0 टू a आ गई, f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx। प्रॉपर्टी फर्स्ट को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास में ये लिमिट यहाँ पर भी 0 टू a चल रही है, यहाँ भी लिमिट 0 टू a चल रही है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से लिमिट को कॉमन ले लेते हैं,
इंटीग्रेशन से लिमिट को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास में आ रहा है इंटीग्रेशन 0 to a f of x प्लस f of 2a minus x प्लस f of 2a minus x इंटू dx। अब देखो, अगर हमारे पास में जो ये दोनों फंक्शन है, अब हम फर्स्ट केस बना लेते हैं। अगर हमारे पास में इफ fx इक्वल टू f of 2a minus x होगा, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, fx प्लस fx हो जाएगा, 2 टाइम्स fx आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास चल रही थी, हम कैलकुलेट कर रहे थे इसमें इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx। इसको तो हम कैलकुलेट कर रहे थे, जो हमारा लास्ट पेज से चल रहा है, इसकी वैल्यू उस केस में आ जाएगी 2 टाइम्स 0 to a fx dx, ठीक है। एंड सेकेंड केस, इफ fx इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ f of 2a minus x। तो देखो ये दोनों, ये इसका नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 0 को इंटीग्रेट करोगे तो 0 का इंटीग्रेशन भी 0 होता है, तो उस केस में हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज के प्रूफ थे, उसमें से थोड़ा सा इसके प्रूफ में विशाल आर्या, बेटा आप लोगों को पेंसिल इरेजर कुछ भी यूज नहीं करना है। अब एक बार होने में मैं मान सकती हूँ कि बाई मिस्टेक हो गया, लेकिन बार बार होगा तो फिर मैं क्लास से आप लोगों को खुद ही रिमूव कर दूंगी। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अभी आप लोगों ने बीटा गामा फंक्शन पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा शायद, अभी है वो आप लोग सिलेबस में, अदरवाइज मैं उस क्वेश्चन को कराती है। पहले बीटा गामा फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे। बेटा आप लोग लाइब्रेरी से अपनी बुक चेंज करा सकते हैं। अब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स चेंज करा के सेकेंड सेमेस्टर की बुक्स ले लेना। ठीक है, तो हमें बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमें इवेलुएट करना है। इवेलुएट, बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। इवेलुएट 0 to π/2 cos x minus sin x upon 1 plus sin x cos x, 1 plus sin x cos x into dx। आपको विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इसमें इसको सॉल्व करते हैं। इसको आई से डिनोट कर लेते हैं, जिस इंटीग्रेशन को हमने इवेलुएट करना है। 0 to π/2 cos x minus sin x 1 plus sin x cos x, 1 plus sin x cos x। तो इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास में क्या आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, मैं साइड में लिख दे रही हूँ। सिंस वी नो 0 to a fx dx इक्वल्स टू हमारे पास में होता है 0 to a f of क्या होता है, f of a minus x dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ हम यूज करने वाले। तो 0 to π/2 f of a minus x यानी कि cos of π/2 minus x, cos of π/2 minus x minus sin π/2 minus x upon 1 plus sin π/2 minus x into cos π/2 minus x, cos π/2 minus x into dx।
0 to pi by 2 cos pi by 2 minus x। बताओ क्या होता है cos pi by 2 minus थीटा, बताओ। साइन थीटा। साइन Sin थीटा बेटा, theta. ठीक है। तो साइन x आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos pi by 2 minus x cos x, Minus cos x. हाँ माइनस cos x अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 1 प्लस cos x इंटू साइन x। अब जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है, अगर उसके जैसा इसको अगर हमें लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2, न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन ले लियो, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन डिनोमिनेटर में जैसे गिवन इंटीग्रेशन है वैसे ही पहले साइन x लिख दे रही हूँ, फिर cos x, साइन x इंटू cos x dx, ठीक है। अब देखो जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन था इसको अगर इक्वेशन 1 लिख दें और इसको अगर हम इक्वेशन 2 लिख दें, ठीक है। तो आप लोग देखो जो ये हमारे पास में है ये निगेटिव ऑफ आई के इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ आई आ गया, ठीक है। अब ओरिजिनली आई चल रहा था, अब मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ। नेक्स्ट पेज है हमारे, देखो हमारे पास आ गया है आई इक्वल टू माइनस ऑफ आई। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे 2 टाइम्स आई इक्वल टू 0, तो हमारे पास में इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 0। बेटा वैसे क्लास 11 12 के ही क्वेश्चन है, इसलिए फिर भी लेकिन अगर आप लोगों को किसी स्टेप पे डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो कि हमने ये काम क्यों किया। नहीं, क्योंकि ये हमारे पुराने टॉपिक्स ही हैं तो इनमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो नए टॉपिक आएंगे जो आप लोग के लिए बिल्कुल नए होंगे उनको ज्यादा अच्छे से करेंगे। अगर आप लोगों के पास में अपनी क्लास 12 की इंटीग्रेशन की बुक है तो आप लोग उससे इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना। अगर आपको क्लास 12 के इंटीग्रेशन आते हैं तो उससे उससे बड़े कोई इंटीग्रेशन आप लोगों के यहाँ बीएससी में नहीं आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास 4 मिनट है अभी। इसको सॉल्व करो। अगर i इक्वल टू हमें गिवन है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 साइन x इंटू डी एक्स अपॉन साइन x प्लस कॉस x, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। साइन x dx अपॉन साइन x प्लस कॉस x। देखो इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगानी है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी, 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है बेटा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेंगे। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स और सेकेंड वाला टर्म बन जाएगा साइन एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई है। तो अब हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा इक्वेशन 1 के जैसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास में ये आ गया cos x अपॉन डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। मैं फिर बताऊंगी, पहले आप लोग बताओ आप लोगों को कितना याद है क्लास 11 12 का। अगर हमारे पास में इस टाइप का आता है तो फिर हम क्या करते हैं, इससे पहले तो प्लस करेंगे दोनों इक्वेशन। हाँ क्या करेंगे बेटा, ऐड कर हाँ वेरी गुड, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर दो सेम है दोनों का तो ऐड हो जाएंगे न्यूमिनेटर भी आपस में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में भी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं 2 टाइम्स आई इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे इसमें, तो हमारे पास आ गया पाई बाई 2 माइनस 0। तो i इक्वल टू आ गया पाई बाई 4।
बेटा ये तो बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन मैंने कराया, यानी कि क्लास 12th में आप लोगों को पता है कि क्लास 12th में की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें तो इतने अच्छे इंटीग्रेशन है कि आप लोगों के बीएससी में एग्जाम में जो भी इंटीग्रेशन आएगा, अगर आप लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक के भी सारे इंटीग्रेशन कर लेते हो, आरडी शर्मा करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी भी अगर आप लोग कर लेते हो तो आपसे जो आप लोग के अभी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो ये जो इंटीग्रेशन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, आप लोगों से ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इंटीग्रेशन ना बने, ठीक है। तो आप लोगों के पास में अपनी बुक होगी पुरानी क्लास 12th की, उससे आप लोग इंटीग्रेशन बनाना। अगर लाइब्रेरी से अभी बुक नहीं भी ली है तो इंटीग्रेशन के लिए तो आप लोगों के पास में क्लास 12th की बुक है, उससे आप लोग कर सकते हैं। तो कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सम ऑफ लिमिट।